नमस्कार। आज हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो गेमिंग को सिर्फ स्क्रीन पर पिक्सल नहीं बल्कि एक जुनून मानते हैं, शायद एक भविष्य भी। हमारे पास स्रोत है हाउ टू बिकम एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर नाम की एक गाइड, और आज हम इसी की बातों का एक कह सकते हैं विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हाँ बिल्कुल। सोचना भी कमाल लगता है कि कैसे कुछ साल पहले तक जो चीज सिर्फ मनोरंजन थी या ज्यादा से ज्यादा एक शौक, वो आज एक प्रॉपर प्रोफेशनल करियर बन गई है। लाखों लोग इसे जी रहे हैं। तो फिर आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद क्या है? हम इस गाइड से ये समझना चाहते हैं कि अगर कोई सच में प्रो गेमर बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, किन कड़ावों से गुजरना होगा। हाँ, क्या सिर्फ गेम खेलना काफी है या कहानी कुछ और है? क्या है वो सच्चाइयां जो शायद बाहर से दिखती नहीं? चलिए इसे खोलते हैं जरा। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सिर्फ किसी एक की प्रतिभा का खेल नहीं रह गया है। अब ये जो जुनून है, ये अब एक संगठित उद्योग बन चुका है। इसके अपने नियम हैं, अपनी संरचनाएं हैं और अपनी चुनौतियां भी। बिल्कुल, अपनी चुनौतियां और हाँ, बड़े अवसर भी। हमें सिर्फ खिलाड़ी को नहीं देखना बल्कि उस पूरे माहौल को समझना होगा जिसमें वो खिलाड़ी आगे बढ़ता है। गाइड भी शायद इसी बड़े माहौल की बात से ही शुरू करती है ना। हाँ, उसमें बताया गया है कि ई स्पोर्ट्स कैसे पूरी दुनिया में फैल गया है, एक ग्लोबल चीज बन गया है। सही। और इसने अपने आप में एक पूरी गेमिंग इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है। सही। जिसमें खिलाड़ी हैं, कोच हैं, पूरी टीमें हैं जिनका मैनेजमेंट होता है, बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। हाँ, बड़े स्टेडियम में टूर्नामेंट, स्पॉन्सर्स, करोड़ों दर्शक। ये अब वो कोने में खेलने वाला खेल नहीं रहा। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ खेलने तक ही नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक पूरा इकोसिस्टम है। मतलब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जैसा आपने कहा, टीमें, कोच, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, गेम डेवलपर्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मीडिया, स्पॉन्सर्स और दर्शक भी। हाँ, और दर्शक भी, ये सब मिलकर इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। तो गाइड ये इशारा करती है कि एक जो एस्पायरिंग प्लेयर है उसे इस पूरे सिस्टम की कम से कम बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसे इसी में अपनी जगह बनानी है। कौन क्या करता है, पैसा कहां से आ रहा है, मौके कहां है, ये सब भी गेम का ही हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहर की दुनिया, पर खिलाड़ी बनने के लिए अंदर से क्या चाहिए? जाहिर है सिर्फ गेम खेलना तो काफी नहीं होगा। गाइड किन स्किल्स पर जोर देती है? हाँ, यहाँ पर गाइड काफी डिटेल में जाती है। वो कहती है कि सिर्फ घंटों तक गेम खेलना और प्रो लेवल पर खेलना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले तो गेम मैकेनिक्स पर पकड़, यानी गेम के नियम, उसके कंट्रोल्स, कैरेक्टर की एबिलिटीज, इन गेम फिजिक्स, हर छोटी बड़ी चीज की गहरी समझ और उस पर महारत भी। हाँ बिल्कुल। और ये घंटों के डिलिब्रेट प्रैक्टिस से आता है, सोचे समझे उद्देश्यपूर्ण अभ्यास से, ना कि सिर्फ यूं ही खेलने से। इसमें मसल मेमोरी बनाना, रिफ्लेक्स तेज करना सब शामिल है। और सिर्फ मैकेनिक्स तेज उंगलियां चलाना या निशाना लगाना ही नहीं, वो तो बस एक शुरुआत है। गाइड कहती है कि मैकेनिक्स के साथ उतनी ही जरूरी है स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाने की क्षमता। खेल के दौरान जो सिचुएशन बदल रही है उसे एनालाइज करना, विरोधी की चाल समझना, अपनी टीम के साथ प्लान बनाना, उसे लागू करना। कब अटैक करना है, कब डिफेंसिव होना है। बिल्कुल, ये सब दिमागी खेल है। इसमें पैटर्न पहचानना, जल्दी फैसले लेना और प्रेशर में शांत रहना। गाइड शायद इसे थोड़ा शतरंज के खेल जैसा बताती है, जहां हर चाल मायने रखती है। और टीम वाले गेम्स में तो अकेले की स्ट्रैटेजी भी काफी नहीं होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा महत्वपूर्ण कौशल है टीम वर्क। ज्यादातर बड़े ई स्पोर्ट्स टीम आधारित होते हैं। गाइड इस पर बहुत जोर देती है, अपनी टीम के सदस्यों के साथ साफ और असरदार तरीके से बात करना, तालमेल बिठाना, एक दूसरे की ताकत कमजोरी समझना। हाँ, और एक कॉमन लक्ष्य के लिए खेलना। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी शामिल है। गाइड शायद बताती है कि अच्छी टीमों में तो अपने कम्युनिकेशन कोड वर्ड्स तक होते हैं ताकि तेजी से इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। एग्जैक्टली। और चौथा कौशल, जो शायद सबसे मुश्किल हो, लगातार अभ्यास और हार से सीखना। हाँ, गाइड इसे एक स्किल के तौर पर देखती है, सिर्फ एक जरूरत के तौर पर नहीं। लगातार अभ्यास का मतलब सिर्फ रोज खेलना नहीं, बल्कि नियमित रूप से अपनी कमियों पर काम करना, नई चीजें सीखना, और खेल का जो मेटा बदलता रहता है, जो रणनीतियां या कैरेक्टर उस समय ज्यादा प्रभावी हैं, हाँ, उसके साथ अपडेट रहना और हार से सीखना। गाइड कहती है कि ये शायद सबसे जरूरी मानसिक कौशलों में से एक है।
हारता तो हर कोई है, पर प्रो खिलाड़ी हार का विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि क्या गलत हुआ और उसे एक सीख की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अगली बार बेहतर करने के लिए। अपनी गलतियां मानना और ईगो को बीच में ना आने देना, ये मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। ये तो काफी कुछ हो गया, मैकेनिक्स, स्ट्रेटजी, टीम वर्क, प्रैक्टिस, हार से सीखना। पर अब जो बात गाइड कहती है वो शायद कई नए गेमर्स को चौंका सकती है। ये स्क्रीन के बाहर की दुनिया के बारे में है। आप शायद फिजिकल हेल्थ और फिटनेस की बात कर रही हैं। बिल्कुल, गाइड इस पर मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा जोर देती है। सही डाइट, पूरी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, इन्हें गेमिंग प्रैक्टिस जितना ही जरूरी बताया गया है। गाइड में शायद साफ लिखा है कि एक थका हुआ शरीर और धुंधला दिमाग आपको टॉप लेवल पर टिकने नहीं देगा। ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि गेमर्स तो बस चिप्स खाते हुए, एनर्जी ड्रिंक्स पीते, घंटों कुर्सी पे बैठे रहते हैं। और इसका कारण बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल है, जैसा गाइड समझाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो फिजिकल फिटनेस सीधे तौर पर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस से जुड़ी है। अच्छा, अच्छी सेहत का मतलब है बेहतर कंसंट्रेशन, तेज रिएक्शन टाइम, लंबे समय तक बिना थके फोकस रख पाने की क्षमता और बेहतर डिसीजन मेकिंग। सोचिए, एक लंबे टूर्नामेंट मैच के आखिरी नाजुक पलों में जब थकान हावी हो रही हो, तब एक फिट खिलाड़ी का दिमाग ज्यादा तेज और सटीक काम करेगा। मतलब ये सिर्फ स्टेमिना की बात नहीं बल्कि दिमाग की तेजी की भी बात है। हाँ बिल्कुल, गाइड शायद बताती है कि फिटनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मदद करती है। हाई स्टेक मैचों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। रेगुलर व्यायाम और अच्छी नींद वो तनाव के शारीरिक और मानसिक असर को कम करने में मदद करते हैं। गाइड शायद ये भी सुझाव देती है कि जैसे ट्रेडिशनल एथलीट अपने शरीर को अपना सबसे जरूरी टूल मानते हैं, ई स्पोर्ट्स एथलीट्स को भी वैसा ही करना चाहिए। इसमें पोस्चर का ध्यान रखना, हाँ, आंखों की एक्सरसाइज, कलाई और गर्दन को चोट से बचाना, ये सब भी शामिल हो सकता है। यह शरीर को गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करने जैसा है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने स्किल्स पे काम कर लिया, घंटों प्रैक्टिस की और जिम भी जाना शुरू कर दिया, फिट भी हो गया, लेकिन अब दुनिया को कैसे पता चलेगा कि कोई खिलाड़ी है और उसमें दम है? सिर्फ अपने कमरे में अच्छा खेलने से तो टीम या स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। सही बात है। गाइड इस पहचान बनाने वाले पहलू पर क्या कहती है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा है जिस पर गाइड रोशनी डालती है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। गाइड कुछ ठोस कदम बताती है। पहला, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना, छोटे लेवल से शुरू करके धीरे धीरे बड़े टूर्नामेंट्स तक पहुंचना। इससे अनुभव भी मिलेगा। बिल्कुल, अनुभव मिलता है, आपकी रैंकिंग बनती है और लोगों की नजर में आने का मौका मिलता है। और सिर्फ टूर्नामेंट खेलना या कुछ और भी? नहीं, उसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करना। गाइड शायद डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का जिक्र करती है, जो गेमिंग कम्युनिटीज का हब है। वहां एक्टिव रहना, दूसरे खिलाड़ियों से जुड़ना, बातचीत में हिस्सा लेना, शायद अपनी गेम प्ले क्लिप्स शेयर करना, स्ट्रीमिंग वगैरह। हाँ, ट्विच या यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपना गेम प्ले दिखाना भी विजिबिलिटी बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि गाइड शायद ये भी चेताती है कि स्ट्रीमिंग अपने आप में एक अलग काम है। हाँ, उसे गेमिंग प्रैक्टिस के साथ बैलेंस करना जरूरी है। सही, और सबसे अहम, ई स्पोर्ट्स समुदाय से जुड़ना। हाँ, ये सिर्फ ऑनलाइन दिखने से ज्यादा है। गाइड इसे नेटवर्किंग से बढ़कर मानती है। ये समुदाय में अपनी रेप्यूटेशन बनाने के बारे में है। दूसरे खिलाड़ियों, कोचों, टीम मैनेजरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, भरोसेमंद और टीम प्लेयर के तौर पर जाने जाना। इससे सीखने को भी मिलता होगा। बिल्कुल, आप समुदाय से सीखते हैं, आपको पोटेंशियल टीम के अवसर मिलते हैं और लोग आपकी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। गाइड शायद ये कहती है कि आपकी ऑनलाइन पहचान और समुदाय में आपकी सक्रियता वो सीधे तौर पर आपके करियर की दिशा तय कर सकती है। मतलब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, आपको प्रोएक्टिव होकर मौके तलाशने होंगे, वो खुद चलकर कम ही आते हैं। ये सब सुनने में तो एक पूरा प्लान लगता है। स्किल्स बनाओ, फिट रहो, कम्युनिटी में एक्टिव रहो, लेकिन क्या गाइड ये भी बताती है कि ये रास्ता कितना मुश्किल है? क्या वो सिर्फ मतलब सुनहरे सपने दिखाती है या जमीनी हकीकत से भी वाकिफ कराती है? नहीं, गाइड इस मामले में काफी ईमानदार नजर आती है। वो साफ करती है कि ये रास्ता ग्लैमरस दिख सकता है, लेकिन ये बेहद कठिन, लंबा और अनिश्चितताओं से भरा है। इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। गाइड कुछ कड़वी सच्चाइयों पर बात करती है। जैसे कि समय और मेहनत की जरूरत।
प्रो लेवल तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं। रोजाना 8-10 घंटे या उससे भी ज्यादा का डिसिप्लिन अभ्यास करना पड़ सकता है। किसी भी टॉप लेवल के खेल या कला जैसा ही? बिल्कुल। दूसरी बात, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हजारों लाखों लोग यही सपना देख रहे हैं, लेकिन टॉप पर जगह बहुत कम लोगों के लिए है। तीसरी चुनौती है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, खासकर शुरुआत में। जब तक आप किसी अच्छी टीम या स्पॉन्सरशिप तक नहीं पहुंचते, कमाई अनिश्चित हो सकती है। और मानसिक दबाव का क्या? हाँ, गाइड मानसिक दबाव और बर्नआउट के खतरे पर भी बात करती है। लगातार अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, हार का सामना करना, ऑनलाइन क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग, टीम के अंदर की पॉलिटिक्स, ये सब मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ सकता है। गाइड शायद लचीलेपन की जरूरत पर जोर देती है, मतलब असफलताओं से उभर कर वापसी करने की क्षमता, आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना। और ये समझना कि एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जुनून और पेशे के बीच का वो महीन संतुलन साधने की बात है। गाइड एक अहम सवाल उठाती है, क्या व्यक्ति इस लेवल की कमिटमेंट, त्याग और अनिश्चितता के लिए सच में तैयार है? क्या उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम है? तो अगर हम इस पूरी गाइड को समेटना चाहें तो मुख्य सीख क्या है? एक रोड मैप जैसा क्या निकलता है? एक जो एस्पायरिंग प्लेयर है उसके लिए टेक अवे क्या है? देखिए, गाइड से निकलने वाला रोड मैप कुछ इस तरह का दिखता है। पहला, सही गेम चुने जिसमें आपकी गहरी रुचि हो, स्किल्स मैच करें और जिसमें प्रोफेशनल सीन अच्छा हो। दूसरा, बेसिक से शुरू करें, गेम मैकेनिक्स पर मजबूत पकड़ बनाएं। तीसरा, उद्देश्यपूर्ण अभ्यास करें, सिर्फ खेलना नहीं बल्कि कमियों पर काम करना, रिप्ले देखना, सीखना। चौथा, रणनीतिक सोच विकसित करें, खेल को गहराई से समझें, एनालाइज करें, प्लान बनाएं। पांचवा, टीम वर्क सीखें, अगर टीम गेम है तो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन पर काम करें। और छठा, वो फिटनेस वाला पॉइंट। हाँ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसे परफॉर्मेंस का हिस्सा माने। सातवां, समुदाय में शामिल हो, नेटवर्क बनाएं, विजिबिलिटी हासिल करें, रेप्यूटेशन बनाएं। आठवां, वास्तविकता को समझें, चुनौतियों के लिए तैयार रहें, लचीलापन लाएं, धैर्य रखें। नौवां, धीरे धीरे आगे बढ़ें, छोटे टूर्नामेंट से शुरू करें, अनुभव लें, सीखते रहें। और 10वां, शायद सबसे जरूरी, हार को स्वीकारें और सीखें, इसे प्रोसेस का हिस्सा माने। गाइड इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर एक नौसिखिए से पेशेवर बनने तक का एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाती है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और करियर मैनेजमेंट दोनों शामिल हैं। तो कुल मिलाकर इस गाइड का सार यही लगता है कि गेमिंग के जुनून को एक सफल पेशे में बदलने के लिए सिर्फ घंटों गेम खेलना या टैलेंट होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए अनुशासन चाहिए, एक एथलीट जैसी मानसिकता चाहिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा, कम्युनिटी से जुड़ना होगा और सबसे बढ़कर जमीनी हकीकतों को समझते हुए लगातार मेहनत करने का जज्बा चाहिए। ये गाइड एक तरह से मतलब उम्मीदों को सही दिशा देने और एक प्रैक्टिकल नक्शा बनाने में मदद करती है। बिल्कुल। और भविष्य को देखते हुए ये गाइड पढ़ने के बाद एक विचारणीय प्रश्न मन में आता है, जिसपे शायद गाइड सीधे तौर पर बात न करती हो पर इशारा जरूर करती है। जैसे जैसे ई स्पोर्ट्स और ज्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है, ज्यादा प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव बन रहा है, क्या भविष्य के खिलाड़ियों को सिर्फ गेम खेलने में महारत के अलावा और भी कुछ करने की जरूरत होगी? जैसे क्या उन्हें कंटेंट क्रिएशन में माहिर होना पड़ेगा ताकि वो अपनी फैन फॉलोइंग बना सकें? क्या उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना होगा ताकि वो स्पॉन्सरशिप खींच सकें? अच्छा, क्या फाइनेंशियल लिटरेसी या मीडिया के साथ डील करने की ट्रेनिंग जैसे स्किल्स भी आने वाले समय में एक टॉप ई स्पोर्ट्स एथलीट के लिए उतने ही जरूरी हो जाएंगे जितने की इन गेम स्किल्स? ये सोचना दिलचस्प है कि एक सफल ई स्पोर्ट्स करियर का खाका अगले 5-10 सालों में कैसा दिखेगा।